वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है क्वांटम नंबर्स। तो टॉपिक हमारा आज का है वो क्या है इंपॉर्टेंट, क्वांटम नंबर्स। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर क्या रहेगा देखिए। क्वांटम नंबर्स आर, these are set of four numbers which give information about position and energy of an electron present in atom। तो अगर हम बात करें व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर क्या होगा। क्वांटम नंबर आपका एक 4 नंबर्स का सेट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में और उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज के बारे में। ठीक है, तो these are the set of total 4 numbers which give all information about the position and energy of an electron which is present in atom। किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और उसकी जो पोजीशन है कि एक्चुअल में किसी एटम में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है वो होती है टोटल 4 नंबर से। इन सारे सेट ऑफ 4 नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर्स। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 सेट नंबर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, एल, एम एंड एस से। ठीक है, जहां पे एन जो है वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होगा आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एम क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस क्या होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स का एक सेट है जो हमें किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उसकी पोजीशन और एनर्जीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर है ये। बट हमें इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे की ओर, जहां पे हमने पढ़ा था कि बोहर मॉडल जो है वो ये कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक पार्टिकल नेचर का है जो आपका रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमने क्या पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट पे मूव करता है। किस पे मूव करता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है आपका, ऑर्बिट या सेल या आप कहें स्टेशनरी पाथ, यानी वो प्लेस जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, जो आपका रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अब हम बात करें तो ये बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्डर वेव मैकेनिक्स था आपका। न्यू वेव मैकेनिक्स में अगर आप बात करते हैं तो डी ब्रोगली, ठीक है, और आपका हाइजेनबर्ग जो है उन्होंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो नेचर है वो कैसा है बच्चों, वेव नेचर है। कैसा नेचर है, वेव। जबकि हमें बोहर ने ये एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, एक फिक्स एनर्जी पाथ पे आपका रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो लेकिन अगर न्यू वेव मैकेनिक्स मॉडल की बात करते हैं तो न्यू वेव मैकेनिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है बच्चों, वेव है। और वेव नेचर होने का मतलब ये हुआ कि वो कभी भी पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी वो कभी भी आपका न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व नहीं कर सकता फिक्स पाथ में, क्योंकि हमें पता है वेव का मोशन कैसा होता है। वेव का मोशन कुछ इस तरह का होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी पुरानी थ्योरीज थी या बोहर ने या रदरफोर्ड ने जो भी हमें एक्सप्लेन किया वो एक तरह से हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो उन्होंने कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड आपका रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कहां पर होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कैसा है बच्चों, वेव है। तो वेव नेचर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो मिलती है एरवाइन श्रोडिंगर से। ठीक है, साइंटिस्ट है, आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे कौन है, एरवाइन श्रोडिंगर। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में एक इक्वेशन दी। ठीक है, जो आपको उसका सॉल्यूशन जो है, यानी इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में अगर पाया जाएगा, फाइंड आउट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होने की कहां पर आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो एरवाइन श्रोडिंगर की बात करते हैं तो क्या कहेगा एरवाइन श्रोडिंगर, इन्होंने आपको एक इक्वेशन दी। फटाफट से पहले काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब तक हमने जो बात की वो क्या की है कि क्वांटम नंबर्स आपके पास 4 नंबर का एक सेट होता है जो हमें किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। बट इससे पहले अगर हम बात करें तो बोहर ने, रदरफोर्ड ने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है जो एक फिक्स एनर्जी यानी कि ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू वेव मैकेनिक्स थ्योरी हमारे को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक वेव नेचर का होगा। इसका मीन ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं आपका वेव मोशन से आपका मूव करेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर हम वेव के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि इरवाइन श्रोडिंगर ने सबसे पहले इसकी वेव इक्वेशन सॉल्व की कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वेव फॉर्म में मूव करेगा। तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आपको इसकी इक्वेशन बता रहे हैं। चलिए देखिए, एरवाइन श्रोडिंगर इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के लिए एक इक्वेशन दी आपको। वो इक्वेशन क्या थी आपकी, डी स्क्वायर जाए डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाए डेल वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाए डेल जेड स्क्वायर। ये 3 आपके पास में रहे ओरिएंटेशन एक्स वाई और जेड पर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच, प्लैंक कांस्टेंट आपका है, ई माइनस वी इंटू जाए इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन विच वॉज गिवन बाय एरवाइन श्रोडिंगर। इन्होंने ये इक्वेशन आपको दी थी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब भी आपका मूव करता है बच्चों तो वो आपका वेव फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जाय जो है आपका, ठीक है, इसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं अपन, जाय सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो बच्चों हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो इसका शाई स्क्वायर जिसे बोलेंगे, जाय स्क्वायर, ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको देता है। यानी जाय स्क्वायर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब आपको ये कहेगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम कहां पर होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका जाय स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फटाफट से इरवाइन श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर। ठीक है, और वो उसकी एक्चुअल लोकेशन जो है वो हमें पता करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी आपको किसी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन के बारे में नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पे आपका प्रेजेंट रहेगा, बट इट कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी। हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 3 वेरिएबल्स मिल रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 3 डायमेंशन में आपका किसी भी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ये आपके टोटल 3 डायमेंशन हो गए। यानी कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में आपका 3D में वेरिएबल में मूव करेगा, जहां पे उसे किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स एंड वाई एंड जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए।
ठीक है, जो आपको 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन 3 डायमेंशन में से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फाइंड आउट हो सकता है कि इस पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बट अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि किस जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में अभी तक भी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन किसी एटम में कहां पर होगी वी डोंट नो। बस हम एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंड आउट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन में भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए ई क्या होगा यहाँ पे, ई आपकी टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, और वी क्या होगा आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, आपको अगर कहा जाए कि इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, तो बच्चों आपको केवल इक्वेशन लर्न करनी है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो साई स्क्वायर है, साई तो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा लेकिन हमने सिलेबस भी नहीं है। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स आपके हैं कि 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। अब 3 डायमेंशन यानी कि स्पेस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेव फॉर्म में, तो उसके किसी भी एक पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट हो सकता है, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होता है। तो बच्चों ये आपके पास टोटल 3 वेरिएबल्स जो है ना, ये 3 वेरिएबल्स ही आपके क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्वांटम नंबर्स क्या है, आपके सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में आपका कहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इरवाइन श्रोडिंगर ने यही कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका वेव फॉर्म में 3 डायमेंशनली आपका मूव कर रहा है, तो उसमें किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी को कौन डिफाइन करेगा, साई स्क्वायर बताएगा कि कहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है ना। वेयर इज द लोकेशन जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, और यही 3 वेरिएबल्स जो है आपके, ये 3 वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्वांटम नंबर्स को, जो आपका है एन, एल एंड एम। सिंपल, चलिए ठीक है। तो एक तरह से हम कहें क्या कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन क्या हमारे पास निकल के आएगा, तो उसका सोल्यूशन ये निकलेगा कि ये इक्वेशन हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट पे हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो बच्चों देखिएगा एक्चुअली में हमें क्या पता लग रहा है इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। देखिएगा अभी हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि टोटल हमारे पास में 3 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, यानी कि 3D की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव फॉर्म में आपका मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वहां 3 वेरिएबल्स जो है वो 3 क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कौन कौन से होंगे आपके, जो होंगे एन, एल एंड एम। ठीक है, और एक और क्वांटम नंबर आपको मैंने बताया था एस, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वांटम नंबर्स कहां से आ रहे हैं आपको पता लग गया है, एन, एल, एम, यानी कि 3 वेरिएबल से जो हमें मिले थे इरवाइन श्रोडिंगर इक्वेशन में, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम रहेगी। और ये 4th आपका स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे कि ये कहां से आपके पास आता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे फटाफट से कि हमने क्या कहा एक्चुअली में कि कोई भी एटम अगर आपका है उसके चारों ओर आपके क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिट्स। ठीक है, और बोहर मॉडल ने आपको यही कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू वेव मैकेनिक्स मॉडल हमें क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मूव कर रहा है किसमें, ऑर्बिटल्स में। किसमें मूव कर रहा है, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, आपकी ऑर्बिटल्स में होगी। तो एक तरह से अब हम कहें कि ऑर्बिट्स क्या होंगे और ऑर्बिटल्स क्या होंगे, तो आपको पता लग गया होगा कि ऑर्बिट का मतलब हो गया कि वो स्टेशनरी पाथ या वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पार्टिकल नेचर का है और मूव करता है, रिवॉल्व करता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसे हम कहेंगे ऑर्बिट। एंड ऑर्बिटल किसे कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे 3D स्पेस। बहुत सटीक डेफिनेशन इसकी यहाँ पे बन रही है, 3D स्पेस एट विच फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल्स क्या है बच्चों? ऑर्बिटल आपका वो 3D स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम रहेगी। ठीक है बच्चों, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि आपके क्वांटम नंबर्स कहां से आ रहे हैं और उसका यूज क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स हमें मिल रहे हैं 3 वेरिएबल्स यानी कि 3 डायमेंशंस जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये चीज हमें किसने बताई? एर्वाइन श्रोडिंगर ने बताई, जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, वो पार्टिकल नहीं होता है, वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब वो वेव फॉर्म में मूव करेगा तो उसके पास में या उसके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 3 वेरिएबल्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड में से कहीं किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। और वो किस जगह होगी, इसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी बच्चों? क्वांटम नंबर से मिलेगी। ठीक है, चलिए हमने बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू वेव मैकेनिक्स मॉडल आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल्स में मूव करता है, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। यानी ऑर्बिटल वो स्पेस हो गया आपका 3D स्पेस हो गया, वो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए जहां पे किसी भी पॉइंट पर एक्स, वाई और जेड किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। वो प्लेस आपका कहलाएगा ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर जो कौन सा है आपका? n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब तक मैंने आपको केवल इतना ही एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्वांटम नंबर्स। हमें पता लग गया कि किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिफाइन करता है क्वांटम नंबर। दूसरा हमने ये जानने की कोशिश की कि ये क्वांटम नंबर्स आपको मिले कहां से, तो हमको पता लग गया कि ये आपको 3 वेरिएबल्स से मिला है जहां पे इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वांटम नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो बेसिकली ये आपको क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? ये आपको प्रोवाइड करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स क्या बताया मैंने आपको? ऑर्बिटल्स का मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल आपका वो 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। तो ऑर्बिटल्स की साइज क्या रहेगी, इसको डिफाइन करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर हम कहेंगे कि एक्चुअली में ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो टोटल डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आपका फर्स्ट जो सेल होगा वो होगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। यानी ये एक तरह से इट्स रिप्रेजेंटेड एज n। बेसिकली हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज represent distance between electron and nucleus। एक्चुअली में किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि एक तरह से क्या कहें कि मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन आपका इस सेल में प्रेजेंट है, तो यहां से लेकर के यहां न्यूक्लियस तक के जो डिस्टेंस है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी एक तरह से ऑर्बिटल्स की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है इन सेल्स को, यानी कि यहां पे बात करें, इट गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है? आपको सेल्स के बारे में। और सेल्स का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K, L, M एंड N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको बुक्स में तो देखने को यही मिलेगा कि इट गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेल्स, बट एक्चुअली में क्या कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब
एक तरह से ये किसी भी ऑर्बिटल की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी साइज क्या होगी। एज वेल उस इलेक्ट्रॉन की या उसमें प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक है, चलिए तो नंबर 2 इंफॉर्मेशन चलो यहाँ से देखेंगे फटाफट से। पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए देखिए दूसरा देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको ये भी बताएगा। नंबर 4 पॉइंट यहाँ पे, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेल्स यानी कि ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनका जो एनर्जी ऑर्डर है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? K से, L से, M से एंड N से। हमें पता है ऑलरेडी, बोहर ने भी हमको एक्सप्लेन कर दिया था कि इनके नंबर ऑफ सेल्स को हम N 1 2 3 4 से दिखाएंगे और इनको डेजिग्नेट करते हैं किससे? K, L, M and N से। अब हमने बोहर ने इनकी एनर्जी भी आपके सामने कैलकुलेट की ही थी और मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया भी था कि फर्स्ट सेल के लिए जो एनर्जी होती है आपकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी n सेल के लिए एनर्जी निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे Z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर और n क्या होता है आपका नंबर ऑफ सेल्स। जैसे से हम सेल्स पे आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी जैसे से आपके ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है। -3.4 आएगा आपके पास, -1.51 आएगा आपके पास, -0.85 आएगा। ये सब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम एनर्जी का ऑर्डर निकालते हैं तो हमारे पास n सेल की एनर्जी सबसे हाईएस्ट रहेगी, देन हमारे पास m की, देन हमारे पास L की एंड देन हमारे पास K की। ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट कर चुके हैं एनर्जी ऑर्डर्स। ठीक है, कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके पास में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के साथ आपका एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे हाईली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी और जो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। तो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात अगर की जाए तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट दिस सेल्स, यानी कि एक तरह से कहें कि हमें ये इंफॉर्मेशन अबाउट करते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की। बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द टोटल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। किसी भी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक तरह से साइज यानी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, और तीसरी इंफॉर्मेशन में यहाँ से मिलती है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द एनर्जी ऑर्डर ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, कि जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करते हैं ऑर्बिटल्स की वैसे वैसे आपके पास में एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर कंटिन्यू करते हैं इसे। चलो स्टार्ट करें। सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारे पास रहेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो बच्चों से याद कीजिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है ये हमें 2 इंफॉर्मेशन इजीली दे रहा है। फर्स्ट वन इज अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सेकंड इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है और साइज भी आपकी इंक्रीज होती है व्हेनेवर आपकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। सीधे सीधे कह सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ सेल्स अगर आपकी इंक्रीज होती हैं तो वैसे वैसे आपके पास में साइज ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो भी इंक्रीज होगी और साथ में आपके पास में एनर्जी भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किससे? फर्स्ट क्वांटम नंबर से जो आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वांटम नंबर जो कौन सा आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ये सारे क्वांटम नंबर्स मिलकर के हमें प्रोवाइड करते हैं क्या?
पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताएगा इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और ये हमें बता रहा है किसके बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, ऑर्बिटल मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि वो प्लेस, वो 3D प्लेस जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए उसी जगह पे आपको ये शेप, साइज, उनके ओरिएंटेशन, इन सबको एक्सप्लेन करता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करें कि हमारे पास में क्या है, एक एटम है जिसमें हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स है n इज इक्वल टू 1, 2 and 3 and 4। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमने क्या मान लिया, एक इमेजिनरी चीज सोची हमने कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर कुछ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हमने क्या मान लिया, सब सेल्स। क्या मान लिया, सब सेल्स मान लिया। ठीक है, अब किसी भी सेल के अंदर सब सेल्स कितनी प्रेजेंट होती हैं इसे हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से। देखिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, साथ में आपको यह भी कहा गया है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो बोलेंगे इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल्स। ये हमें बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि ये हमें सब सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सब सेल्स क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमने एक इमेजिनरी चीज काउंट कर ली है कि सेल्स के अंदर जो आपके पार्ट होंगे और भी, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सब सेल्स बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में वो है क्या, एक्चुअली में ऑर्बिटल के अंदर बहुत सारे प्लेसेस, वेरिएंट्स होंगे, आपके पास में पॉइंट्स बनेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एक्चुअली में वो ये चीज है। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं कहूं एक्चुअल में तो आपको ये कहूंगा कि इट्स टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन हमें बुक्स में मिलता है कि इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब सेल्स। सब सेल्स क्या है, एक इमेजिनरी चीज हमने काउंट कर ली है कि सेल्स के अंदर जो पोजीशंस होंगी और जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी सब सेल्स है। समझिए, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं आप। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई आपका एड्रेस क्या है, समझ रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस किस तरह से बताएंगे। सबसे पहले आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपना प्लॉट नंबर, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ योर प्लॉट, एंड देन यू कैन कंसिडर दैट कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, देन आप कौन से स्टेट से हैं, देन आपका नेशनलिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी पर्सन, अगर आपसे कहा जाए, किसी भी पर्सन को कहा जाए कि आपको अपने एड्रेस पे रीच करना है, तो एड्रेस पे रीच करने के लिए उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सबसे पहले नेशनलिटी, उसके बाद उसका स्टेट, उसके बाद उसकी डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद उसका जो भी विलेज है उसमें प्लॉट नंबर क्या है, वहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप किसी एड्रेस पे रीच कर पाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर होता है, हमें क्या करना होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड आउट करना होता है कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे हमें उसके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब ये तो हमें पता है कि वो प्लेस कौन सा है, आपका ऑर्बिटल्स है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले हमें कहां से निकलना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका नेशन यानी कि उसके हमें सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें सेल्स के अंदर प्रेजेंट सब सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। सब सेल्स के बाद में कहाँ जाना चाहिए, हमें ऑर्बिटल्स पे जाना चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपका फाइंड आउट होता है, या वहां पे फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी वहां पे मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो वो हमें प्रोवाइड करता है अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। फिर बात करें एजीमुथल की, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ सब सेल्स। फिर हम पढ़ेंगे किसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द ऑर्बिटल्स। एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात को। जब तक किसी भी पर्सन के एड्रेस पे पहुंचने का तरीका मैंने आपको क्या बताया,
पहले नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड देन प्लॉट नंबर, ये पता होगा तब हम वहां पहुंच पाएंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो कहां से मिलती है, ईच एंड एवरी क्वांटम नंबर से एक एक करके हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या बता रहा है, अबाउट दी सबशेल्स, यानी कि एक तरह से शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमको बता रहा है। ठीक है, अब हम किसी भी सेल के अंदर, हमने क्या माना कि सेल्स के अंदर आपकी सबसेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब उनको हम काउंट कैसे करें कि किस सेल के अंदर कितनी सबसेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला n-1। हमारे पास एक फॉर्मूला है n-1, इसकी हेल्प से हम सेल्स के अंदर प्रेजेंट सब सेल्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आपके पास में L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0 इंटीजर्स में होगा ये आपके पास में। ठीक है, 1, 2n, 3n, 4 इस तरह से। तो यहां पर आपके पास में जो है ये आपके पास क्या है, L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास में ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे और उनकी शेप क्या होगी, ये देखिए फटाफट से। अगर हमारे पास में L की वैल्यू 0 है तो इसे हम कंसिडर करते हैं S ऑर्बिटल। क्या मानेंगे, S सबशेल, सॉरी क्या बोला हमने, सबशेल। ठीक है, हमारे पास L की वैल्यू 1 है तो ये कौन सी सबशेल होगी आपके पास में, P से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। If we have value L is equal to 2, then it is represented as D. If we have value 3, then it is represented as F. If we have value 4, then it is represented as G. अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारी यूजफुल जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है हमारे पास में, S, P एंड D। F की हमारे पास में कोई इतना, सॉरी G का हमारे पास में इतना कोई वर्क नहीं रहेगा, बिकॉज ऐसा कोई एटम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है जो G सब शेल में मूव करे। तो हमारे पास यूजफुल जो है वो टोटल कितने हैं, ये। अगर हमारे पास में, अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो ध्यान से, इफ वी हैव L वैल्यू 0 देन द सबशेल इज S, ये ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अगर हमारे पास में L की वैल्यू 1 है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से। अगर हमारे पास में L की वैल्यू 2 है तो इसे हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर L की वैल्यू 3 है तो इसे हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, शेप क्या रहेगी देखिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास में S सबशेल है तो उसकी शेप रहेगी स्फेरिकल शेप, क्या रहेगी, स्फेरिकल शेप। ठीक है, हमारे पास में अगर P है, ये टोटल आपके मैंने कहा था 3 ओरिएंटेशन रहेंगे आपके पास में X, Y एंड Z पर। ठीक है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 डायमेंशन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है अकॉर्डिंग टू वेव मोशन की बात कर रहे हैं। तो अब बात करें P सबशेल में, तो P सबशेल की जो शेप होगी वो आपकी होती है बच्चों डम्बल शेप। चलो मैं आपको इसको अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिएगा। L की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो ये सबशेल कौन सी रहेगी आपके पास में, S, जिसकी शेप जो होगी वो बच्चों होगी आपकी स्फेरिकल शेप रहेगी। ठीक है, L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए सबशेल कौन सी होगी, P, जिसकी शेप होगी आपकी डम्बल शेप। कैसी होगी, डम्बल शेप। ये शेप्स आपको बच्चों लर्न करनी है कि अगर हमारे पास में S सबशेल है तो उसकी शेप स्फेरिकल है, P सबशेल है तो उसकी शेप डम्बल शेप रहेगी। हमारे पास अगर आपका D सबशेल है तो उसकी शेप रहेगी डबल डम्बल। क्या रहेगी, डबल डम्बल। और अगर हमारे पास में शेप कैसी है बच्चों, यानी हमारे पास में F सबशेल है तो उसकी शेप हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे S सबशेल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल, P की डम्बल होगी और D की डबल डम्बल होगी। ये सब के सब आपके 3 ओरिएंटेशन पे होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, X, Y एंड Z पे। ऐसे ये होता है आपका Z, X एंड Y, ऐसे ये होगा आपका X, Y एंड Z पे। ठीक है, तो ये टोटल आपके 3 ओरिएंटेशन पे रहेंगे आपके पास में, चाहे वो स्फेरिकल शेप हो, डम्बल हो या डबल डम्बल हो। बट हमें याद रखना है कि P सबशेल की शेप डम्बल होगी, S की स्फेरिकल एंड D की होगी डबल डम्बल शेप। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट दी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू एजीमुथल नंबर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी भी सेल के अंदर कितनी सबसेल्स प्रेजेंट होंगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे n-1 के फॉर्मूले से। तो इसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया,
चलिए देखिए, देखिए अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन सेल्स, नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन सेल्स। फॉर्मूला क्या हमारे पास में, n माइनस 1। अब हम निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट सेल के लिए। अगर हम बात करें फर्स्ट सेल कौन सी है हमारे पास, के के लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 1 रहेगी। तो इसके लिए जब हम l की वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो हमारे पास कितनी आएगी, देखिएगा n माइनस 1 फॉर्मूला पुट करना है। तो n माइनस 1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 0। यानी हमारे पास l की वैल्यू 0 ही रहेगी। और जब l की वैल्यू 0 होती है, किसके लिए है बच्चों, फर्स्ट सेल के लिए। किसके लिए है, फर्स्ट सेल के लिए। तो हमारे पास हम कहेंगे फर्स्ट का मतलब 1, और 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था आपको, s से। तो ये हो गया हमारे पास 1s। टोटल सबसेल कितनी हो गई, एक ही है, ठीक है। टोटल सबसेल कितनी बनी हमारे पास, 1 ही बनी। कौन सी बनी, 1s। अब हम निकालते हैं किसके लिए, l के लिए, के l में हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2। तो हमारे पास निकालना क्या फॉर्मूला, 2 माइनस 1 1, ठीक है, और 1 माइनस 1 0। यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 0 एंड 1। 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से। और 1 जो है l वैल्यू वो किसके लिए होती है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, इफ l की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह से है, तो हमारे पास में सबसेल्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, s p d एंड f इस तरह से होंगी, सॉरी p d एंड f एंड g होंगी। ये बताया था मैंने आपको। तो 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से। सेल कौन सी हमारे पास में, सेकंड। तो कितना हो गया बच्चों, 2s। अब ये सेकंड सेल ही है 2, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 1। तो इसे क्या बोलेंगे, 2p, ठीक है। ये हमारे पास में 2 सबसेल्स हो गई। यानी हम सिंपली कह सकते हैं, देखो फटाफट से इसको देखिएगा ध्यान से, l सेल हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है। इसके ये क्या हमारे पास में, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं सबसेल्स को। फटाफट से देखिए एक बार, हमारे पास सबसे पहले हमने ली फर्स्ट सेल, इसमें काउंट किया कितनी सबसेल्स प्रेजेंट रहेंगी। तो फर्स्ट सेल के लिए हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होती है, 1। फॉर्मूला क्या हमारे पास, n माइनस 1। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, s से। सेल का नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट, तो बोलेंगे 1s। यानी कि फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होगी, ठीक है। अब बात करें सेकंड सबसेल, सॉरी सेकंड सेल की। तो सेकंड सेल कौन सी हमारे पास, l है। कौन सी है, l। यहाँ पे देखते जाइएगा, ठीक है। ये तो एक बार नोट कर लीजिएगा आपकी कॉपी में, ताकि आपको पता लगता रहे। अब देखिएगा, हमने क्या कहा कि हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सी शेल है, के शेल, ये वाली, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसमें सबसेल कितनी होंगी, एक ही होगी, इसे बोलेंगे 1s। सिंपल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सेल पे, जो कौन है आपका, l। ये वाला आपका सेकंड सेल है, जो कौन सा है, l। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे n माइनस 1। अच्छा, अब ये n माइनस 1 जो फॉर्मूला पुट करते हैं, ये करते हैं कैसे, n माइनस 1 से लेकर के इसको 0 तक सॉल्व करते हैं। कहां तक, 0 तक। तो देखिए n की वैल्यू 2 है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 माइनस 1, कितना आ गया, 1, एंड देन 1 माइनस 1 0। 0 तक सॉल्व करना है हमें, ठीक है। जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए तब तक हमें n माइनस 1 फॉर्मूले को बार बार यूज करना है। तो देखिए अब यहाँ पे टोटल कितना आ गया सबसेल, 0 एंड 1। 0 को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम p से, और सेल का नंबर कितना है, 2। तो 2s एंड 2p। यानी कि सेकंड सेल में हमारे पास टोटल 2 सबसेल्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी सबसेल होंगी, 2 होंगी। एक कौन सी होगी, 2s, और एक कौन सी होगी, 2p। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, n की वैल्यू 2 है, ये आपके पास 2s, और ये आपके पास 2p। समझ आया आपको, ठीक है। अब ऐसे ही हम थर्ड सेल के लिए निकालेंगे। थर्ड सेल हमारे पास कौन सा रहेगा बच्चों, n, ठीक है।
n के लिए हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होती है 3। ये हमारे पास में थर्ड सेल आ जाएगी, देखिए ध्यान से, ठीक है, जो कौन सी है n, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3। अब फॉर्मूला यूज करेंगे n-1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 - 1 1 एंड 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी टोटल l कितने हो गए हमारे पास 0 1 एंड 2 हो गए, ठीक है। अब 0 को अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है s से, और ये हमारे पास सेल का नंबर कितना है 3, तो कितना हो गया 3s देन 3p एंड देन 3d, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, वो क्या मिल जा रही है देखिए, नंबर ऑफ शेल्स या कह सकते हैं ऑर्बिट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स। कि जो नंबर सेल का हमारे पास होगा उतने ही नंबर हमें किसके मिलेंगे, सब शेल्स के मिलेंगे। देखिए जैसे मैं आपसे कह दूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सब शेल फॉर n, m के बाद कौन आएगा n, तो n के लिए n की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 4 होती है या नहीं होती, ठीक है। तो n-1 फॉर्मूला लगाएंगे, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1 एंड 1 - 1 0। तो टोटल हमारे पास सब सेल कितनी आ गई हैं 4 आ गई हैं। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट हमारे पास में रहेगा उतने ही हमें क्या मिलेंगी, सब सेल्स मिलेंगी। अब बताओ n = 3 जब हमने पुट किया है m के लिए, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है टोटल 3, 3s 3p एंड 3d। तो इसका मतलब हमारे पास में टोटल 3 सब सेल्स होंगी, ये हैं, एक होगी 3s, एक 3p एंड 3d। अब मैंने आपसे कह दिया कि आपको फोर्थ सेल के लिए कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सब सेल्स। तो फोर्थ सेल की इसका मतलब यहाँ पे सब सेल भी कितनी होंगी 4 ही होंगी। जो कौन कौन सी होंगी देख लीजिए। चलिए एक काम कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोर्थ वाला को हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए हो गया, देखिए फोर्थ सब सेल कौन सी हमारे पास में n है। यहाँ पे n-1 फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे n की वैल्यू होती कितनी है बच्चों 4 होती है, तो n-1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 0 तक सोल्व करना है। तो टोटल सब सेल कितनी आ गई 4, 0 1 2 एंड 3। 0 को हम किससे शो करते हैं s से, और सेल का नंबर क्या है 4, तो 4s हो गया, देन 4p 4d एंड 4f। टोटल 4 सब सेल यहाँ पे आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ सेल कौन सी थी आपके पास में n, जहां पे n की वैल्यू 4 है, इसके लिए कितनी सब सेल्स होंगी टोटल 4 होंगी, कितनी होंगी 4, जो होगा 4s 4p 4d एंड 4f। क्लियर है ये चीज है, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे नियरेस्ट सब सेल जो होगी, ठीक है, सबसे नियरेस्ट सब सेल जो होगी न्यूक्लियस के पास वो कौन सी होगी s। चाहे आप फर्स्ट सेल में देख लीजिए, सेकंड में देख लीजिए, थर्ड में देख लीजिए, फोर्थ में देख लीजिए, एस सब सेल सबसे नियर होगी या क्लोजली बाउंडेड होगी न्यूक्लियस से, और सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होगी एफ। इसका मतलब यहाँ पे आप इजीली एनर्जी का ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी का ऑर्डर सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी एफ की, देन डी की, देन पी की, देन एस की, बिकॉज जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसके पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगी, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है आपका एफ सब सेल है, और सबसे नियर बाय कौन सा है एस। तो S की एनर्जी सबसे मिनिमम और F की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। तो हम इससे एनर्जी ऑफ सब सेल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा है, हमने इमेजिनरी कह दिया है कि सेल्स के अंदर भी आपकी सब सेल्स होती है, जिसे हम n-1 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना नंबर ऑफ सेल्स आपके पास होगा उतनी ही आपके पास क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ सब सेल्स निकलेंगी। अगर आपके पास सेल का नंबर 1 है तो आपके पास एक ही सब सेल होगी, वो है आपकी 1s, ठीक है। अगर आपके पास 2 है नंबर ऑफ सेल्स तो 2 होंगी, 2s एंड 2p। अगर 3 है तो 3 होगी, 3s 3p 3d एंड 4 है तो 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ये चीज है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहां से देखो, आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाई 2d इज नॉट फॉर्म्ड, कि 2d क्यों नहीं बनता। बिकॉज 2d का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ सेल क्या है 2 है, और सेकंड सेल के अंदर आपके टोटल 2 ही सब सेल्स हो सकती हैं, दैट इज 2s एंड 2p, इसलिए यहाँ पे 2d का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ऐसे ही 3 में आपको पूछ सकता है 3f क्यों नहीं बनता,
बिकॉज थर्ड शेल में आपके टोटल 3 सब शेल्स होती है, 3s, 3p एंड 3d बाय यूजिंग फॉर्मूला n-1, तो इसलिए यहाँ पे आपका f का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए मैं फटाफट से यहाँ से रफ कर रहा हूं, इसके बाद हम एक और इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हमें मिलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। देखिएगा, तो हमें इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि ये हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दिस सबशेल्स। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या पता लगी, हमने सबसेल्स को काउंट भी कर लिया कि किसी भी शेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट हो सकती है, उसे निकालते हैं n-1 फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड information about orbital angular momentum। ठीक है, जिसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h/2π√L/L+1। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीएमटी और आईआईटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D सबशेल। कि आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका 3D सबशेल में प्रेजेंट है, उसके लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, देखिएगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपन। 3D का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 3 का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, जहां पे n की वैल्यू 3 है, यानी कि KLN सेल भी आपका आ रहा है। ठीक है, और D का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, D क्या है देखिएगा, हमने कहा था L = 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S को, P1 को और D2 को, यानी कि D के लिए वैल्यू कितनी रहेगी, L की 2 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है, 2 फॉर D। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, h/2π √2 × 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3 × 2 6, तो h/2π √6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, √6 की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले किसका, 2s का पूछ ले, किसका पूछ ले, 2s का, तो s की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। तो आपको फॉर्मूले में 0 पुट करना है, तो आपके पास आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि जो भी आपके पास में ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उनकी शेप किस तरह की रहेगी। अगर वहां पे एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो आपका एस सबशेल, उसकी शेप रहेगी स्फेरिकल, P है तो डम्बल, D है तो डबल डम्बल, और अगर F है तो वो कॉम्प्लेक्स शेप का होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड शेप का होगा। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन कि किसी भी सेल के अंदर सबसेल्स कितनी प्रेजेंट होती है, ये हम निकाल सकते हैं n-1 के फॉर्मूले से। ठीक है, साथ में ही हम उसमें एनर्जी ऑर्डर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो सबसे दूर होगा यानी कि F सबसेल, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और सबसेल S की एनर्जी सबसे मिनिमम, बिकॉज ये सबसे नियर बाय प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के। बात करें तो इसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने 2 टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर्स और रह गए हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ।